मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम डील करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो हमको अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं। लास्ट क्लास के हमने अंदर डील किया था कि किस तरीके से ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, सब चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरीके से डील कर लिया था। फाइनली हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है, कि वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। अब उनके बारे में डील करने के बाद में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसको हम पढ़ेंगे सिंपल रेट कांस्टेंट। ठीक है, और रेट कांस्टेंट आपको पता होगा कि क्या होता है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेट कांस्टेंट के फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ किससे, मैं बात करने वाला हूँ इनकी यूनिट से। ठीक है, पहली बात तो अपने पास कोई भी एक रिएक्शन होती है, अगर मैं एज्यूम करता हूँ ए गोज़ टू कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका। ठीक है, ए गोज़ टू कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर मैं इसके लिए रेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, रेट कैसे लिखूँगा बताओ। हाँ, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होती है बताओ, एन। ठीक है, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ऑर्डर नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंडली आप जानते हैं रेट क्या होती है। रेट तो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट क्या होती है। रेट होती है बेसिकली आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होती है ना अपॉन के इन टाइम इंटरवल, यही होता है ना। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या बनती है बताओ, इसकी यूनिट बनती है मोल पर लीटर पर सेकंड। बताओ यही थी ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। बिल्कुल, के को ऐसे ही रहने देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर एन। बिल्कुल समझ में आया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर की पावर 1, एक ही बात है। ब्रेक कर दिया मैंने सेकेंड इनवर्स से कर दिया, इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल पर लीटर की पावर एन कर दिया। आगे देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है भीतर, बस पावर का डिफरेंस है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर की पावर 1 अपॉन के मोल पर लीटर की पावर क्या, एन, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिख दिया, इज इक्वल टू के हो गया। क्या ये आप ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल पर लीटर है, बस पावर का डिफरेंस है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर ए की पावर एक्स अपॉन के ए की पावर वाई, तो क्या हो जाता है बताओ, क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स माइनस के वाई हो जाता है ना। ये आप जानते हैं, मैथमेटिकल टूल होता है आपका ये, या आप शायद छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th में पढ़ते होंगे, यही होता है। ठीक है, तो मैं इससे इसको रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ कि मोल पर लीटर और 1 माइनस के एन लिख दिया। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के बच गया। तो यहाँ पर इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की रिएक्शन के लिए ऑर्डर की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर नंबर। ठीक है, क्या है, ऑर्डर नंबर, उसकी यूनिट क्या बनेगी। बेसिकली मैं किससे डील करने वाला हूँ, यूनिट से। अगर मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे आपका कोई एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जैसे ही मैंने n 0 किया यहाँ पर, तो मोल पर लीटर क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस के 0 इंटू के सेकेंड इनवर्स, और क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू के। ये के की यूनिट बन जाएगी नहीं बनेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या जाएगा, वही जो हमारा था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कुछ नहीं, ये इसकी यूनिट बन गई ना, बिल्कुल।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अगर मैंने एज्यूम किया n इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए मेरे को K की यूनिट बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, मोल पर लीटर के बाद 1 माइनस के 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी लेनी है मेरे को, 1 लेनी है, इनटू सेकेंड इनवर्स। देखो 1 माइनस के 1 कितना बनता है, 0 बनता है, मतलब ये पूरी वैल्यू खत्म। तो यहाँ पर K की वैल्यू, K की जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, मतलब वहाँ पर वो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, टाइम इनवर्स बन जाएगी। ये आपका सेकंड जो टाइम है टाइम इनवर्स होता है, ये मिनट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑर्डर का भी आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास सिंपल चीज़ क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की यूनिट से आप डील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। हाँ, अब हम आगे डील करने वाले हैं अपने जो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इसको आप थोड़ा सा कॉपी करो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम डील करने वाले हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, बेसिकली मैंने कोई आपके लिए एक रिएक्शन दी 2A प्लस के B, रिएक्शन गिव्स 4C, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने बोल दिया मान के चलो तौर पे, अब ये मत सोचना कि ये तो भाई 2 प्लस के 1 एक मोलिकुलरिटी से डील कर रहे हैं हम, तो ये आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बोल दिया कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर इसके लिए मैं रेट लॉ लिखने जाऊँ तो कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितना लगाऊंगा बताओ, 0। कितना लगाऊंगा, 0। मतलब यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो पहली चीज तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर reactions cannot relate with initial concentration of reactant, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यही आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटो का मतलब होता है लाइट और केमिकल मतलब केमिकल। ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है वो फोटो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन होती है H2 प्लस के Br2, रिएक्शन गिव्स 2HBr। ये हमारी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए आपका जो रेट होगा वो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर इस रिएक्शन को लाइट की उपस्थिति नहीं मिलेगी, लाइट की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे आप इनिशियल अमाउंट कितना भी कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल ले लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी HBr नहीं बनेगा अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होगी। अगर मैं इसको 1 मोल से 10 मोल कर दूं, 10 मोल से इसे 1000 मोल कर लूँ, 100 मोल कर लूँ, कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट का मैं इंक्रीज कर दूं, यहाँ पर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो हमारा कोई रिएक्शन के साथ डील करने वाली बात नहीं होगी। तो सिंपल चीज़, फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइप होता है, यही आपको यहाँ पर पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें से आपसे बोल दिया कि एक ऑप्शन कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन इज एन ए टाइप ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सिंपल बात। दूसरा और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो
रेट लो लिखा होता है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर पावर लगती है ना, यहाँ पे एन ही तो लिखता हूँ मैं, एन की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो ये कंप्लीट जो ये वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट की, ये खत्म हो जाएगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट लो, के ऊपर डिपेंड करेगा, और के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट है। इतनी चीज समझ में आई आपको, आई थिंक आ गई होगी। तो रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शंस which are not depend upon concentration of reactant, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इतनी चीज समझ में आएगी आपको, आगे ना बिल्कुल। हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होती हैं जो इनिशियल जो रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल एक और हो सकता है जो आपकी एनसीईआरटी में भी प्रेस्क्राइब कर रखा उन्होंने, प्रेस्क्राइब थोड़ा सा, वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस के ऊपर गैसेस का डिकम्पोजिशन किस टाइप से होता है। ठीक है, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ आपका, जैसे एक 2HI रिएक्शन होती है, डिकम्पोज होता है ये बेसिकली H2 गैस और I2 गैस के अंदर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड होता है। तो यहाँ पर गोल्ड का जितना सरफेस एरिया रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। मान के चलो आपके पास कोई एक गोल्ड का सरफेस है, गोल्ड के सरफेस पर ये आपका गोल्ड सरफेस है, गोल्ड सरफेस पर क्या होता है, HI का डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, HI का डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन का डिकम्पोजिशन होता है इस टाइप से। तो जितना ज़्यादा गोल्ड का सरफेस एरिया रहेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटर होगी। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि आपने यहाँ पर 100 मोल ले लिए, 200 मोल ले लिए, 300 मोल ले लिए, तो उस चीज़ से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने स्टार्टिंग से और अभी तक चिल्ला के आपको बोल दिया है कि इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकंड चीज़, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट यहाँ पे डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड, सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा गोल्ड का, उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट होगी। ठीक, तो देखो अब हम डील करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभी मैंने आपके लिए बताया था कि सरफेस एरिया के ऊपर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन, सरफेस एरिया के ऊपर कोई रेट डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी किसके ऊपर, कौन सी टाइप के ऊपर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही काउंट होगी। बात नंबर 2 बता दी आपको। बात नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटीग्रेटेड रेट लो। यहाँ से ये ओरिजिनली एक चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से इस लेक्चर के बारे में यही बताऊंगा मैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन कौन से पैरामीटर है जो हमको डील करने हैं। बड़े ध्यान से देखना। मान के चलो हमारा ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए गोज टू कुछ प्रोडक्ट, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूं कि टाइम आपका 0 था, टाइम 0 का मतलब क्या था कि यहाँ पर आपका इनिशियल अमाउंट, शुरुआती जो अमाउंट था वो ए ही रहा होगा। ठीक है, शुरुआती अमाउंट क्या हो रहा होगा, ए ही रहा होगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट भी 0 रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब यही तो है कि 0 का मतलब कि यहाँ पर टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यही तो ना। सेकेंड चीज,
अगर किसी टाइम टी पर, जब टाइम कुछ टी था, टाइम टी पर ए में से कुछ एक्स चला गया, कहाँ चला गया, वो प्रोडक्ट बन गया होगा ना। तो इसका मतलब ये होता है, अब देखो इनिशियल अमाउंट ए क्या यहाँ पर इनिशियल अमाउंट है, क्या है इनिशियल अमाउंट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में ए नोट। ए क्या है यहाँ पर इनिशियल अमाउंट एट टाइम 0, तो इसको क्या बोलूँगा मैं इनिशियल अमाउंट, क्या बोलूँगा इनिशियल अमाउंट किसका, ए का, जाहिर सी बात है। अब देखो ए नोट में से एक्स चला गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए नोट में से कुछ एक्स चला गया, तो यहाँ पर कुछ बचा होगा ना। यहाँ पे जो ए माइनस एक्स क्या है कि एक्स जाने के बाद में जो आपका अमाउंट बचा है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन चुका है किसी टाइम टी पर, उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट लेफ्ट है, जो अमाउंट बचा है ए का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए टी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए टी। ए टी का मतलब क्या है, ए टी का मतलब है अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो आपका अमाउंट बचा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ए टी बोलेंगे। ठीक है, इतना इसका ही मतलब यही है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए रेट लिखनी है तो मैं रेट कैसे लिखता हूँ बताओ, डिफरेंशियल रेट कैसे लिखता हूँ मैं। अगर मेरे को डिफरेंशियल रेट लिखना है इसका तो मैं कैसे लिखूंगा, बताओ कैसे लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी पर अपॉन के डी टी, ये लिखूंगा ना। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, मान लिया। दूसरी चीज, अगर मैं रेट लो के अकॉर्डिंग से रेट लिखना चाहूँ तो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की पावर 0 क्यों लगाया, यहाँ पर एन की वैल्यू आती है ना, और एन यहाँ पर मिसिंग है, क्यों, क्योंकि ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या मैं इसको ये सेकेंड इक्वेशन मान लूँ, मान लिया। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से मेरे को कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करने जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की पावर कितना 0, बिल्कुल ना। क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, जो यहाँ पर माइनस का साइन है उसको मैं इधर खींच सकता हूँ, हाँ बिल्कुल खींच सकता हूँ। जैसे मैंने माइनस का साइन इधर खींचा तो यहाँ पर क्या बच गया, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस का साइन इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की पावर 0, मतलब ए टी की पावर 0 आती है, यहाँ पर के रहेगा, खाली रहेगा नहीं रहेगा। क्या मैं डी टी को भी इधर खींच दूँ, हाँ डी टी को मैंने इधर खींच दिया तो ये इंटो में चला जाएगा, चला गया ना। अब यहाँ पर एक साइन यूज कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन वाला। जिन बच्चों को यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं पता है, इंटीग्रेशन साइन है ये, और इतना भी मेजर अमाउंट में आपको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन डेप्थ इंटीग्रेशन को। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और वो इस लेक्चर में मैं जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप जो जानते होंगे वो जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, बताओ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है। ये जिनको पता है वो जानते होंगे, और जिनको नहीं पता है वो नहीं जानते होंगे, और जिनको नहीं पता है वो आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। अब देखो डी तो ये रहा, और एक्स क्या है यहाँ पर, ए टी है पूरा। अगर ये ए टी है, अगर मैं इंटीग्रेशन साइन को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर एक्स आएगा, और एक्स कौन है यहाँ पर, ए टी इज इक्वल टू माइनस के के बाहर क्यों ले आया मैं, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, और वो भी कौन सा, रेट कांस्टेंट है, इनटू के डी टी। बताओ डी क्या है यहाँ पर, डी टी क्या है यहाँ पर, एक्स है, और डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स, और एक्स कौन आएगा यहाँ पर, टी आएगा, प्लस के सी, और सी क्या होता है, एक यहाँ पर कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, एक कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात, बिल्कुल इतनी चीज़ समझ में आई आपको, आ गई ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से क्या समझे, जो ये आया है, ये आया हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट,
ठीक है, इसका क्या नाम है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये चीज़ मिल गई। अभी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी कहानी अभी स्टार्ट ही हुई है। अब देखो, आपको पता है किसी टाइम ज़ीरो पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी टाइम ज़ीरो पर जो आपका AT रहा होगा वो A0 के इक्वल रहा होगा। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो यहाँ पर AT ही रहा होगा ना, वो A0 ही रहा होगा ना, A0 के इक्वल ही रहा होगा। A0 क्या यहाँ पर इनिशियल अमाउंट है, और अगर टाइम तुम्हारा ज़ीरो है तो A0 ही तो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A0 ही तो रहा होगा वो, बिल्कुल। अगर ये AT की वैल्यू A0 के इक्वल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, AT की वैल्यू A0 के इक्वल है, और इसको इसमें रिप्लेस कर दिया मैंने A0, इस वाली इक्वेशन को इसमें AT की वैल्यू को A0 मान लिया मैंने। A0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम कितने बात कर रहे हैं हम, जीरो की बात कर रहे हैं, प्लस के यहाँ पर C। तो यहाँ पर ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो यहाँ पर A0 क्या हो गया, C हो गया, क्या हो गया, C की वैल्यू क्या है, A0 है, और यहाँ पर A0 को मैं कहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट लो बनेगा वो क्या बनेगा, AT इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस के C की जगह क्या लिख देंगे हम, A0 लिख देंगे। यही जो निकल के आया हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं। समझ में ये बात, बिल्कुल बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में आपको मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं। या फिर बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, AT इज इक्वल टू A0 कर दिया यहाँ पर माइनस के सॉरी AT इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसी इन दोनों चीज़ों को कैसे भी आपको देखने को मिल जाए, इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आई बात। अब इसके लिए ग्राफ को डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक इक्वेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी, बिल्कुल ना। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। ग्राफ वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ के बीच में ही निकाला जाता है। किसके बीच में निकाला जाता है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ के बीच में ही निकाला जाता है। बताओ AT, जो हमारा AT है, ये यहाँ पर चेंज होगा या फिर नहीं होगा, बताओ। टाइम के साथ ये चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल ये चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो ये एक वेरिएबल है। क्या किसी भी रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट चेंज हो सकता है, नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में 5 मोल था, रिएक्शन के बाद में वो मतलब कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं। इनिशियल अमाउंट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या तो हमारा पहले से ही क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, और टी है हमारा टाइम, तो यूनिवर्सल क्या है, वेरिएबल है। भाई टाइम रुकता थोड़ी नहीं है, तो ये भी हमारा वेरिएबल है। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बीच में प्लॉट होता है। तो हमारा ग्राफ किसके बीच में बनेगा बताओ, हमारा ग्राफ जनरली बनेगा AT और टाइम t के बीच में। तो हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास है AT, जो क्या है, अमाउंट ऑफ A एट टाइम t, और यहाँ पर क्या है आपका टाइम, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे पास ग्राफ बना है ये किस टाइप का है, देखो ये आपका y मान लिया मैंने, चेंज हो रहा है। ये आपका क्या है C क्या होता है, एक इंटरसेप्ट होती है। अगर आपको ग्राफ पता होगा, ग्राफ अगर आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े हैं तो यहाँ पर आपका एक C होता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो माइनस के क्या होता है बताओ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, mx, y इज इक्वल टू C माइनस के mx। मतलब यहाँ पर जो आपकी m है ये क्या है, एक नेगेटिव स्लोप, क्या है, एक नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो एक नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। नेगेटिव स्लोप इस टाइप की होती है, और इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ, माइनस के, कितनी होगी भाई, माइनस के। दूसरी चीज़, यहाँ से और यहाँ तक जो ये क्वांटिटी है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जो कितना होगा, A0 रहा होगा,
ये होता है ग्राफ बिटवीन ग्राफ ऑफ एटी एंड टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। और वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर, वेरिएबल आपका एटी है और कौन है, टी है आपका। बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आई आपको, बहुत ही सिंपल होंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। तो फाइनली हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारे लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लो होता है वो क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। इसको बस ध्यान रखना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। बिल्कुल। सेकेंडली अब हमारे पास एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसे, टी 50%, और टी 50% या फिर कुछ लोग और बोलते हैं टी हाफ, टी 1/2 भी बोलते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब हो ये होता है अगर मेरे पास ए गोज टू कुछ बी है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन रहा हमारे पास बी, बताओ टाइम जीरो पर आपका ये ए नोट रहा होगा ना। अगर यहाँ पर टाइम आपका हाफ हो चुका है, क्या हो चुका है, टाइम आपका हाफ हो चुका है, तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे ए नोट तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल अमाउंट ए नोट। अगर टाइम हमारा हाफ हो चुका है रिएक्शन का, इसका मतलब ये है कि जो हाफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब ए नोट बाई टू आधा तो किसमें बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है किसी टाइम टी पर। बताओ यहाँ पर एट टाइम टी पर आपका कितना बचा होगा भाई, अगर आपका टाइम हाफ हो गया है तो ए नोट बाई टू ही तो बचा होगा, नहीं बचा होगा भाई, बिल्कुल बचा होगा। ठीक है, अगर इसकी हाफ की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल ना। तो यहाँ पर जो आपका टी 50% या हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कहता है द टाइम टेकन for the concentration of reactant to reach half of its initial concentration। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन के लिए ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। जो टाइम किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, टी हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी हाफ। फाइनली आपने क्या सीखा कि यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू कितना रहा होगा, ए नोट बाई टू, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसका हाफ कर दो, वही क्या होता है आपका टी हाफ होता है। बिल्कुल समझ में आया ना, हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इधर वाले पोर्शन को मैं अब रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो टी हाफ, आप हमारे अकॉर्डिंग और क्या अपनी केमिस्ट्री की बुक अकॉर्डिंग हम जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो हमारा कहता है ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यही बोलता है ना भाई, बोलो यही बोलता है ना, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो होता है। अब देखो ए टी की वैल्यू क्या हो चुकी है टी हाफ के लिए, क्या हो चुकी है बताओ, ए टी की वैल्यू हो चुकी है ए नोट बाई टू, हो चुकी है ना बिल्कुल, इज इक्वल टू ए नोट
माइनस के इंटू टी हाफ, क्योंकि टाइम कितना आपका 50%, टी हाफ बोल दिया इसने मैंने, ठीक है। तो A0 बाई 2 माइनस के A0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हाफ बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर A0 बाई 2 वो भी किसका, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हाफ। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर जो टी हाफ बनेगा वो क्या बनेगा, A0 बाई 2 के को नीचे खींच दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आपको टी हाफ निकालना है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेट कांस्टेंट, और आपको इनिशियल अमाउंट पता होना ज़रूरी है। किसके लिए, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है। क्या है, टी हाफ, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो, दूसरा कौन सा आपका टी हाफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो ये अपने पास क्या निकल गया, ये हाफ लाइफ। सेकंड हमारा क्या है, फुल लाइफ, यानी कि फुल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फुल लाइफ का मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, तभी तो उसको फुल लाइफ बोलेंगे, ठीक है। या फिर टी कंप्लीशन, क्या बोलेंगे इसको, टी कंप्लीशन, ठीक है। तो किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फुल लाइफ क्या होता है, इसको डील करते हैं। हमारा एट इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, एट इज इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी। अब देखो, अगर हमारे पास A0 इनिशियल अमाउंट था, किसी टाइम 100% का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जीरो हो रहा होगा। AT कितना बन चुका है, यहाँ पर 0 बन चुका है। AT का मतलब 0 किसी टाइम t पर, और टाइम कितना आपका 100% पर। 100% जब आपके रिएक्शन टाइम हो चुका कंप्लीट, तो वहाँ पर इनिशियल अमाउंट कितना कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, कंप्लीट। और कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना होगा बताओ, 0 बचा होगा। तो अगर ये 0 बचा होगा तो AT की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 0। अगर ये 0 आ चुका है तो यहाँ पर A0 माइनस के इंटू टी, टाइम कितना है 100%, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर इधर की साइड लेके आएंगे, इसे इधर की साइड ऐसे लेके आएंगे, तो A0 ठीक है बाय के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर T 100% बन जाएगा। क्या बन जाएगा, T 100% बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो इसे ही बोलते हैं हम किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और फुल लाइफ। क्या बोलते हैं, टी हाफ और या फिर फुल लाइफ। ये होती है हमारी हाफ लाइफ, ये होती है हमारी हाफ लाइफ, ये वाला जो मैंने ये आपके लिए समझाया है। टी हाफ क्या होता है, तो सिंपल मैंने आपके लिए बोल दिया, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दो लाइफ होती है। एक तो हाफ लाइफ जिसको हम क्या बोलते हैं, T 50% टी हाफ बोलते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है हमारे पास T 100% टी कंप्लीशन बोलते हैं। ये कितना होता है हमारा, टी हाफ होता है हमारे पास A0 बाय 2 के, और ये कितना होता है T 100% अपने पास A0 बाय के। तो ये हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो चुके हैं, ये हमारे पास पॉइंट हो चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट लो, हाफ लाइफ और आपका फुल लाइफ। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया, आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा कॉपी करो, फिर हम आगे डील करते हैं। कर लिया आपने। तो बेसिकली हम एक छोटा सा क्वेश्चन डील करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ के साथ होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपसे, खुद ट्राई कीजिए पहले। वैसे ये बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का ही एक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ डाटा दिया गया है। डाटा बेसिकली आपका है
बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन, और इनका टाइम दे रखा आपका मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम 0 पर थी 0.6 मोलर, ठीक है। जब आपका 0.4 मोलर था तब इसका 5 मिनट हो गए थे। जब इसके 10 मिनट हो गए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बची आपकी 0.2, ठीक है। जब आपका 0 मोलर हो गया तो इसका मतलब ये कितना है आपका 15। तो ये डाटा दिया गया है। अब इसके लिए पूछा है हमसे कैलकुलेट हाफ लाइफ, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है, यहाँ पर इसका टी हाफ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए। तो आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो बेसिकली हमारा टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का हमारा फॉर्मूला होता है n0/2k। एनोड हमारे पास क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है मतलब वो टाइम कितना आपका 0। और यहाँ पर एनोड क्या रहा होगा? एनोड आपका क्या रहा होगा यहाँ पर? ये वाला एनोड का मतलब यही तो होता है, किसी टाइम 0 पर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, वो क्या कहलाता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है या फिर एनोड कहलाता है। एनोड हमारे पास है। मुझे क्या निकालना है? कै निकालना है। क्या निकालना है? कै निकालना है। तो ये कै निकालने का थोड़ा सा दिमाग आइडिया लगाइए। हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है? बताओ। AT इज इक्वल टू क्या होता है? AT इज इक्वल टू हमारे पास होता है एनोड माइनस के KT। होता है नहीं होता भाई? होता है ना। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पर कंपेयर करना है, एनोड हमारे पास है, IT हमारे पास कितना होगा? 8 टाइम T। अगर मैं यहाँ पर टाइम T 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइम भी 5 सेकंड आ गया है। AT कितना है यहाँ पर? AT 0.4। तो यहाँ पर AT की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 इज इक्वल टू एनोड इनिशियल अमाउंट 0.6। और किस टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? जब आपका अमाउंट कितना था? 5 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? T कितना है? 5 सॉरी K इंटू 5, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सोल्व करोगे इसे, 5K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ? ये आ जाएगा अपने पास 0.2। मतलब K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 डिवाइड बाय 5। कितनी आ जाएगी? K की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। जैसे ही मेरे पास K की वैल्यू आई, K की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप की, तो T हाफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एनोड 0.6 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा? 0.2 इंटू का क्या बन जाएगा? 5, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है। सॉरी रुको 1 सेकेंड, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल मिसिंग नहीं है। हमने यहाँ पर 0.25 इंटू के कितना बन जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये तो ठीक है। 0.2 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर 15 मिनट कितना बन जाएगा? 15 मिनट में इसका क्या हो जाएगा? T हाफ हो जाएगा। सॉरी 15 मिनट नहीं, हाँ, कहाँ पे मिस्टेक हुई है? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक 2K हमने ले लिया यहाँ पे। तो देखो, एनोड आपका 0.6 इंटू के K की वैल्यू कितनी आई है? 0.2 इंटू के कितना आया? 0 कितना? सॉरी 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये 0.4 बन जाएगा। तो 0.6 डिवाइड बाय 0.4 इंटू के कितना? 5। तो इसे कट करेंगे यहाँ से, तो ये 2, ये कितना? 3। तो 15/2 कितना बनता है यहाँ पर? 7.5 मिनट। कितना बन जाएगा? 7.5 मिनट। मतलब इसका जो T हाफ है वो कितना आएगा? बताओ कितना आया यहाँ पर? इसका जो T हाफ आया है वो कितना आया? 7.5 मिनट। तो इसका जो T हाफ आया है 7.5 मिनट आया है। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ चुका है वो ये क्वेश्चन आपको। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ को यहाँ पे डील किया होगा।
चलो कॉपी कर लिया होगा आपने। देखो इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 2 मिनट। अगर गलती से ये एमसीक्यूज में आ जाए, वैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ तो ये एमसीक्यूज में बनना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गलती से अगर ये एमसीक्यूज में कहीं आपको दिख जाए तो इसको मैं बिना पेन कॉपी लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैसे, देखो ये इसका आंसर आया 7.5 मिनट। बड़े ध्यान से देखना। अब देखो हमारे पास इस डाटा से मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो बड़े ध्यान से, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या हमारे पास टाइम है। बड़े ध्यान से देखना, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन 0.6 थी, ये कॉन्स्टेंटली 0.2 मोलर से डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर ये 0.2 मोलर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम भी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट ही है। अब लास्ट में जाके देखो, लास्ट में आपने देखा 0 मोलर। 0 मोलर का मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यही तो मतलब है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है बताओ, 15 मिनट में। अगर कोई रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो ये तो गांव का बच्चा बता सकता है कि अगर कोई रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट हो सकती है तो वो आधी रिएक्शन किस टाइम में कंप्लीट होगी। तो जाहिर सी बात है किस टाइम में कंप्लीट होगी, 7.5 मिनट में कंप्लीट होगी, नहीं होगी, क्योंकि आधा टाइम कितना, मतलब 7.5 मिनट। ठीक है, तो इतना भी सॉल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो, इसे बिना कॉपी पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हाफ लाइफ के 0 ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम आपके लिए एज ए होमवर्क दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, इसीलिए फॉर ए 0 ऑर्डर रिएक्शन, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, 0 ऑर्डर रिएक्शन, एक हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ A goes to 2B, A goes to 2B। इसमें बोला गया आपसे आफ्टर द, रुको एक सेकेंड, बुक कहाँ पे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आफ्टर द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ओवर, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ द ओवर, मतलब 1 घंटे में कोई रिएक्शन आपकी 75% कंप्लीट होती है। 75% ऑफ ए इज रिएक्ट, ऑफ ए is react, calculate the concentration of B, calculate concentration of B after 1.2 hours, 1.2 hours। इसका मतलब ये क्या है कि 1 घंटे में कोई रिएक्शन 75% क्या होती है, कंप्लीट होती है, मतलब वो प्रोडक्ट में फॉर्म होती है। तो आपको ये बताना है कि 1.2 आवर्स में वो रिएक्शन कितनी बी अमाउंट बना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिया किसका डाटा है, आपका ए का, और पूछा किसका है, बी का पूछा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है और जस्ट ट्राई करना आपको ये क्वेश्चन कि आपका ये क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होगा। तो फाइनली क्या हमने ये सीख लिया है कि आज के लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप भी करते हैं अपने लेक्चर को वैसे तो बेसिकली आज हमने क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डील की हैं। पहला हमने डील किया अपना 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो,
कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता, हाफ लाइफ क्या होती है, फुल लाइफ क्या होती है, और हमने उसके बेस पर क्या देखा, यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं। ग्राफ आपको हर चीज़ के बीच में प्लॉट करने आने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और ज़्यादा इलॉबरेट करके कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, और इस क्वेश्चन को आपको 100% सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बन जाए तो वेल डन, अगर नहीं बनता तो फिर हम आपको इसको बताएंगे। तो टिल देन